ओके, सो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए जल्दी से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इसमें बेसिकली आपको कोई भी एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंशियल वाले टर्म्स देखने को मिलेंगे, dy by dx जैसे टर्म्स देखने को मिलेंगे, तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो कैटेगरीज आता था। एक कैटेगरी आता था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे y को हम सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस तरीके के इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। फिर आया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता है कि आपका जो एक फंक्शन होगा वो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि फाई जो है वो x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केसेस में ऐसा इक्वेशन जिसमें हम फाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x आल्सो एंड विद रेस्पेक्ट टू y आल्सो, तो इस तरीके के इक्वेशंस को कहा जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने शुरू किया था ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने इसमें आपको बताया था कि 90% चांसेस है कि इससे ऑर्डर आपसे पूछेगा जरूर एक नंबर में। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बोला था कि एक इक्वेशन जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन होता है अगर आपको किसी भी इक्वेशन में dy by dx वाला टर्म दिख गया, चाहे बेस में, चाहे पावर में, चाहे साइन के अंदर, चाहे लॉग के अंदर, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीन बार हुआ है, तो वो जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ होगा उस इक्वेशन के अंदर फंक्शन, वो ही आपका इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिख रहा होगा, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, पहला टर्म में एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, दूसरे टर्म में दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, तीसरा टर्म है उसमें तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इस केस में हमारा सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, हमारा सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है तीसरे टर्म में, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्डर को तीन बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती ये करते हैं, वो देखते हैं कि सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म में 5 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो कुछ लोग इसको पावर को 4 बना देते हैं, वो देखते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर हो गया, पावर 4 हो गया, तो वहां पे वो ऑर्डर कर देते हैं 4। बट ये नहीं होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्टली जो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट जो हो रहा है, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन कम्स डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पहले एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आप लोगों को पहले ये बोला था कि यहां से श्योर शॉट 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। I mean, मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा है जिसमें ऑर्डर या डिग्री के ऊपर सवाल नहीं था। ऑर्डर का सवाल शायद मिस हो जाता है, लेकिन डिग्री के ऊपर सवाल वो श्योर शॉट पूछते ही हैं। और अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, जहां पे एक ऑर्डर पूछ लेंगे वो और एक डिग्री पूछ लेंगे, दोनों ही बहुत जल्दी हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दिव्यांशु कह रहा है कि सर कोई भी कांस्टेंट टर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नहीं 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 दिव्यांशु, नहीं होगा। आनंद कह रहा है कि सर cos x sin x log x इस तरह होगा तो डिग्री डिफाइन होगा, और अगर वही x के जगह पे dy by dx होगा तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। मैं इस पे थोड़ी देर में आता हूँ आनंद, थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि डिग्री समझने के लिए अपने को सबसे पहले क्लियर होना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे डिग्री डिफाइन तभी होगी अगर वो इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स के टर्म में। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा रिवाइज करवाया था कि 9th में जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने बोला था कि पॉलिनोमियल इन एक्स, हमने बोला था पॉलिनोमियल इन एक्स जो होता था, तो वहां पे हमको वेरिएबल सिर्फ एक्स दिखता था, और एक्स के ऊपर जो पावर्स होते थे वो होल नंबर्स होते थे, जैसे यहाँ पे। और पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशंस हमेशा किस फॉर्म में रहते थे, तो कांस्टेंट होता था, वेरिएबल होता था मल्टीप्लाइड, और वेरिएबल के ऊपर पावर आता था होल नंबर। ठीक है, मैंने फिर कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, और इसके बाद मैंने बात की थी कि आखिर ये क्या कहता है, डिग्री कैसे पता चलेगा आपको। तो डेफिनेशन है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस टर्म से आपको सबसे हाईएस्ट ऑर्डर मिल रहा है, जो टर्म सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है, उस टर्म के ऊपर
कौन सा पावर लगा हुआ है वो ही आपका डिग्री होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये मेक श्योर करना होता है कि हर एक टर्म जो कि dy by dx डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है, उस हर एक टर्म के ऊपर जो पावर होगा वो ना ही नेगेटिव नंबर होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए। तो यहां से जो रेड कलर की मार्किंग है वो वही कह रही है, प्रोवाइडेड एक्सपोनेंट ऑफ ईच डेरिवेटिव and the unknown variable appearing in the differential equation is a non-negative integer। जब हम ये वाली चीज मेक श्योर कर ले कि आखिर ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पे पावर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन नहीं है, तो उस केस में आप फिर उस पर कमेंट कर सकते हो कि उसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री कैसे पहचानना है, पॉलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव में, उसके बाद जो आपका जो सबसे ज्यादा वो वाला टर्म जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ होगा उसके ऊपर कौन सा पावर लगा है वो ही आपका डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद हमने ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब मैं आता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, लाइक कहाँ गया वो क्वेश्चन, चलिए आई थिंक मैंने जो नई फाइल डाली है इसमें क्वेश्चन मैंने रखे। हाँ, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर से डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे तो हमको दिख गया था कि इस केस में यहाँ पे जो पावर है ये एक फ्रैक्शनल पावर था, राइट। तो हमने बोला था कि अगर ये फ्रैक्शनल पावर है तो पहले हमको फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद हम डिग्री की बात करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो भी पावर आ रहा है, पावर में फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना, हम उतने से ही पावर दोनों जगह लगा देंगे। जैसे यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 4, तो हम दोनों जगह पावर 4 ले लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का पावर 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का पावर 4। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये आपका बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर का होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू y प्लस dy बाई dx होल टू द पावर 6। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पावर को जो फ्रैक्शनल पावर था उसको हटा दिया। अब अगर आप देखो तो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रहा है डेरिवेटिव में। कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रहा है, तो आप इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, आप इस डेरिवेटिव वाले टर्म को भी वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वेरिएबल के ऊपर पावर 4 है इज इक्वल टू वाई प्लस वेरिएबल के ऊपर पावर 6 है। तो अब पावर हमारे को क्या दिख रहा है, होल नंबर दिख रहा है। क्योंकि हमको पावर होल नंबर दिख रहा है दैट इज वाई यहाँ पे इसका डिग्री डिफाइन होगा। और अब इसका डिग्री कैसे पता चलेगा, तो आपको वो वाला टर्म पिक करना है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा डिफरेंशिएट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म डिफरेंशिएट हो रहा है 2 बार। तो उस टर्म के ऊपर क्या पावर है, उस टर्म के ऊपर पावर है 2। तो इसीलिए इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में वहां पे कंफ्यूजन ये हुआ था थोड़ा सा मेरे को, वो ये कि सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो लॉग है। अब dy बाई dx लॉग का आर्ग्यूमेंट है, तो फर्स्ट लुक में ऐसा लगेगा कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर आप लॉग वगैरह को दूसरे साइड में भेज दो और दूसरे साइड में भेजने के बाद आपका जो डेरिवेटिव वाला टर्म है अगर वो फंक्शन से फ्री हो गया, वो किसी दूसरे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट अब नहीं रहा और उसके ऊपर कोई नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है, तो आप वहां पे आराम से डिग्री डिफाइन कर सकते हो। मुझे बस कंफ्यूजन ये था कि राइट हैंड साइड में x होगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने जो बताया था लास्ट क्लास में कि अगर यहाँ पे x लगा हुआ है और अगर हम लॉग को दूसरे जगह भेज देंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो e टू द पावर x बन जाएगा। और e टू द पावर x बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिग्री बिंदास आंसर कर सकते हो। कंफ्यूजन ये था कि अगर y है, सिर्फ y, और अगर हम लॉग को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो e टू द पावर y बन जाएगा, तो क्या वहां पे डिग्री डिफाइंड होगी। ये कंफ्यूजन इसीलिए आया था बिकॉज आई फेल्ट कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी रहना चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में, बट ऐसा नहीं था। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल था जहां पे, एक बार मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं। अब देखिए एनसीईआरटी में ये चीज बहुत अच्छे से बोली हुई है कि ये तो एकदम आपका सिंपल पॉलिनोमियल है। ये वाला देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 10
is a polynomial equation in y dash, not a polynomial in y2। तो इक्वेशन नंबर 10 ये वाला है। यहाँ पे देखिए आपका पहला टर्म है dy by dx, उसके ऊपर पावर 2 है। अगला टर्म है dy by dx, उसके ऊपर पावर 1 है। और अब साइन स्क्वायर y है, y पे साइन लगा हुआ है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि डेरिवेटिव के ऊपर साइन वगैरह नहीं होना चाहिए। y के ऊपर साइन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां पे ये बोल पाएंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, वो अब वो y में पॉलिनोमियल नहीं है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन वो y में पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि वो dy by dx y डैश में तो पॉलिनोमियल है, राइट। और अगर हम थर्ड एग्जांपल की तरफ देखें तो थर्ड एग्जांपल में एक आपका dy by dx है और दूसरा है आपका प्लस साइन dy by dx। अब ये पहला वाला टर्म से हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है ये दूसरे वाले टर्म से, क्योंकि अब साइन के अंदर dy by dx आया। अब आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप साइन को हटाने की कोशिश करो और साइन अगर हट जाए, दूसरे जगह चले जाए और दूसरे जगह पे y रहा या x रहा, तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिग्री डिफाइन कर पाओगे। जैसे इस केस में अगर हम साइन वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाता, माइनस साइन dy by dx, माइनस साइन dy by dx। अब आपका कोशिश क्या है, आपका कोशिश है कि यहां से हम dy by dx वाले टर्म साइन को हटाएं। अब साइन को हटाने के लिए पहले माइनस जो है लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, और साइन को अगर हम दूसरी जगह हटा भेजेंगे तो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स लग जाएगा, है ना, दूसरी जगह साइन इनवर्स लग जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड से तो बच गए, राइट हैंड साइड से हमने dy by dx को कोई दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक डिफरेंशियल वाला टर्म था, और वो डिफरेंशियल वाला जो टर्म है वो अब किसी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बन गया। तो इस केस में हम साइन को हटा नहीं पा रहे, लेकिन अगर उसी के जगह पे अगर ऐसा दिया होता y इज इक्वल टू साइन dy by dx, तो आप कर सकते थे, क्योंकि आप साइन को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता आपका साइन इनवर्स y इज इक्वल टू dy by dx। तो इस केस में हम डिग्री डिफाइन कर पाए हैं, है ना, इस केस में हम डिग्री डिफाइन कर पाए हैं। और दूसरा हो गया आपका dy by dx इज इक्वल टू साइन dy by dx इज इक्वल टू, अगर x दिया हुआ है तो अगर आप यहां पे भी साइन को दूसरे साइड में भेजते हो तो आपका dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। तो इन दोनों ही केसेस में अब हमारा जो फंक्शन आया, जैसे साइन आया, वो साइन या तो x पे लगा हुआ है या y पे लगा हुआ है। x से y पे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिग्री जो होगा वो डिफाइंड होगा, और इस केस में भी डिग्री 1 है और इस केस में भी डिग्री 1 रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। हाँ आर्यन, आपने हैंड रेस किया था बीच में, बताइए। सर अगर लॉग या साइन आएगा तो हम लोग पहले एक बार मॉडिफाई करके देखेंगे ना, कि अगर वो y के टर्म में हो जा रहा है या, तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली अगर आप जैसे ऐसे लेफ्ट हैंड समझो, साइड भेज के एक बार मॉडिफाई करके देखें। हाँ आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, ऐसा समझो आर्यन कि आपके राइट हैंड साइड में लॉग लगा हुआ है, dy by dx वाले टर्म पे लॉग लगा हुआ है। अब आप लॉग को भेजना चाहते हो दूसरे साइड, देखने के लिए कि क्या हम पॉलिनोमियल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। अब अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में अगर सिर्फ x या y या x और y का एक्सप्रेशन है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने लॉग को दूसरे साइड भेजा और दूसरे साइड में भी dy by dx वाले टर्म्स प्रेजेंट है, तो उस केस में भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने जो सबसे पहला एग्जांपल लिखा है ना, ये वाला एग्जांपल, ये वाला, तो इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन dy by dx। अब हम राइट हैंड साइड से साइन को दूसरे साइड जब भेजने की कोशिश की है तो दूसरे साइड में अब हमारे पास एक dy by dx वाला टर्म था, जो कि अब किसी फंक्शन का आर्गुमेंट बन गया, साइन इनवर्स का आर्गुमेंट बन गया। तो ये पॉलिनोमियल अभी भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस सेकंड एग्जांपल को देखोगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन dy by dx लिखा हुआ है, और जब आप साइन को आप दूसरे साइड में भेज रहे हो तो y के ऊपर साइन इनवर्स लगा है, तो आपका dy by dx जो है ना, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे dy by dx एक ही जगह पे दिख रहा है, और वो किसी भी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट नहीं है, है ना, किसी भी फंक्शन का इनपुट की तरह काम नहीं कर रहा है।
यहाँ पे तब जाके हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल हो गया है, और अगर ये पॉलिनोमियल हो गया है तो dy by dx का जो पावर है इस केस में एक ही टर्म है, तो उसका पावर हमारा डिग्री हो गया। सिमिलरली इस केस में आपने साइन को जब दूसरे साइड भेजा तो दूसरे साइड में था सिर्फ x, तो यहाँ पे भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी डिग्री डिफाइन होगा। क्लियर है ये ठीक। चीज? यस। अनुष्का ने बोला है कि सर इक्वेशन 10 में डिग्री डिफाइन है ना? यस अनुष्का, यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इक्वेशन 10, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इक्वेशन 10 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन, ये जो पॉलिनोमियल है आपका y डैश में, लेकिन y में नहीं है, तो y डैश में अगर पॉलिनोमियल है तो हम इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात आनंद ने जो सवाल पूछा था, आनंद ने पूछा था कि सर कॉस साइन लॉग इस तरह होगा तो डिग्री डिफाइन होगा, मतलब वो कहना चाहता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मैसेज पहले सबके चैट बॉक्स में भेजता हूँ ताकि आप लोग भी समझो कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और आप लोग सबको मेरे को आंसर कर सकते हो। देखो सबके उसमें एक क्वेश्चन गया है, देखो ये उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर cos x sin x log x इस तरह होगा तो डिग्री डिफाइन होगा, और अगर वही पे x के जगह पे dy by dx हो गया तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। आनंद, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, आप फिर एग्जांपल पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बिकॉज मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए, आर्यन से अभी बात करने के दौरान भी उसको वापस से वही एग्जांपल्स बता रहा था। तो मैंने बोला कि अगर आपका साइन dy by dx, ऐसे मान लो साइन dy by dx इज इक्वल टू dy by dx दिया हुआ है, एक ये एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद साइन dy by dx इज इक्वल टू y लिखा हुआ है, और तीसरा साइन dy by dx इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। तो अब हमको बस सिंपली समझना है कि कहाँ पे अपना डिग्री डिफाइन होगा, कहाँ पे अपना डिग्री डिफाइन होगा। तो इस केस में अगर आप साइन को दूसरे जगह पे भेजते हो तो dy by dx जो होगा वो आपका साइन इनवर्स dy by dx होगा। यहाँ पे अगर आप dy by dx को दूसरे साइड में भेजते हो तो dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स y होगा, और यहाँ पे तीसरे जगह पे अगर आप भेजते हो तो dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, अब आप बताओ कि इसमें कहाँ पे आप पॉलिनोमियल बनाने में सक्सेसफुल रहे, तो आप यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाने में सक्सेसफुल रहे डिफरेंशियल के फॉर्म में, और यहाँ पे भी डिफरेंशियल के फॉर्म में पॉलिनोमियल बनाने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं थे, तो यहाँ पे इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी अनडिफाइंड, यूडी लिख रहा हूँ अनडिफाइंड, यहाँ पे डिग्री डिफाइन होगा और यहाँ पे डिग्री डिफाइन होगा। क्या आपको आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का? तो हमेशा नहीं होगा ये बोलना गलत है, आपको चेक करना होगा कि अगर आप साइन लॉग एक्सपोनेंट को अगर दूसरे साइड भेज रहे हो तो दूसरे साइड में किसका फंक्शन है, अगर दूसरे साइड में y है x है तो भेजो डिग्री आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरे साइड में भी कोई dy by dx जैसा टर्म है, कोई डेरिवेटिव वाला टर्म है, तो आप वहां पे नहीं भेज सकते, या भेज के भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट है किसी को भी तो प्लीज पूछिए। क्या डिग्री का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका है? राघवेंद्र ने थम्स अप दे दिया है, चैट में लोगों का क्लियर आ रहा है, डन। तो एक काम करते पहले फटाफट एक बार एनसीईआरटी में अगर आपका कोई डाउट है तो 9.1 में एनी डाउट्स एनीवन, एक्सरसाइज 9.1 में सब कोई नो नो लिख रहे हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कम से कम 1 मार्क तो मेक श्योर कर लिया, कम से कम 1 मार्क्स, किस्मत अच्छी रही तो 2 मार्क्स। ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो समझिए अल्टीमेटली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे ना, चैप्टर अगर मैं जो सिलेबस से हटा दिया गया है उसको भी अगर इंक्लूड करूं तो चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है वो ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बेस्ड है। दूसरा जो एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन वेरिफिकेशन के ऊपर है, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं उसके ऊपर है। और उसके बाद अगले 3 एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बताता हूं कि आखिर इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज क्या था। 9.1 पूरा का पूरा ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बेस्ड था। 9.2 क्या होगा, 9.2 बड़ा चिंदी सा वो है एक तरीके से, सॉल्यूशन या वेरिफिकेशन, सॉल्यूशन वेरिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। 9.3 जो है आपका दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है, जो कि हटा दिया गया है। अब 9.4 से लेके 9.6 ये सब है डिफरेंट वेज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9.4 से 9.6 में हम 3 एक्सरसाइज में 3 अलग अलग मेथड पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना। तो जो मेन पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं वो ये, इस पूरे चैप्टर में अब अगर हम 9.1 को बस हटा दे, पूरे चैप्टर से अगर सिर्फ हम 9.1 को हटा दे तो हमारा जो मेजॉरिटी पार्ट है या बाकी पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप लोगों को आइडिया क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन? अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is a relation between the variables not involving the differential coefficients such that this relation and the derivative obtained from it satisfies the given differential equation। अब मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे तो एग्जांपल ऑलरेडी एक दिख रहा है बट इससे भी सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है dy by dx is equal to y। क्या लिखा हुआ है? dy by dx is equal to y, ठीक है। तो अब आपका सवाल है कि आखिर इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो इसका सॉल्यूशन का मतलब देखिए, जनरली हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जो जिसको उस इक्वेशन में पुट किया जाए तो उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई हो, राइट। तो यहाँ पे जब मैं आपको कह रहा हूं कि dy by dx इज इक्वल टू y है तो y का डिफरेंशिएशन y के बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो y डिफरेंशिएट हुआ है और राइट हैंड साइड में खाली y है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपको उसका वैल्यू निकालना है या उसका एक्सप्रेशन निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन आपके दिमाग में आ रहा है जिसको डिफरेंशिएट करने से वो ही निकल कर आता है? बताइए कोई फंक्शन दिमाग में आ रहा है? निधि ने लिख दिया है e टू द पावर x, राघवेंद्र लिख रहे हैं log y। log नहीं होगा राघवेंद्र, अच्छा आपने, ठीक है, log y भी इसका जस्टिफिकेशन हो सकता है। आई थिंक आनंद ने हैंड रेज किया था क्या? यस आनंद, सुप्रभात। तो सबको यहाँ पे पता चल पा रहा होगा कि यहाँ अगर आप y के जगह पे e टू द पावर x रख दोगे तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब e टू द पावर x रखा जा सकता था, e टू द पावर x प्लस c रखा जा सकता था क्या? e टू द पावर x प्लस c रखा जा सकता था, बिल्कुल रखा जा सकता था, राइट। तो मोटा मोटी अपने को सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जगह पे एक्सप्रेशन रखेंगे जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो? इक्वल हो। आई बात समझ में? यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है d2y by dx square plus y is equal to 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल कर आ रहा है? y is equal to a cos x plus b sin x। ये ऐसे कैसे हो रहा है? तो चलो इसको भी देख लेते हैं।
हमने इक्वेशन क्या दिया था d2y by dx square plus y, d2y by dx square plus y is equal to 0। मैं कह रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है y is equal to a sin x plus b cos x। तो मैंने अभी अभी बताया कि आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉल्यूशन आपका y का वो वैल्यू होगा जिसको पुट करने से सेटिस्फाई करेगा। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा इक्वेशन जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में y d2y by dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो पहले तो अपन को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो dy by dx हो जाएगा आपका a cos x माइनस b sin x। उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा a माइनस a sin x माइनस b cos x। तो जैसे हमको d2y by dx स्क्वायर पता चल गया और y हमारे को ऑलरेडी दिख रहा है, तो अब अगर हम LHS कैलकुलेट करें, LHS में अगर हम वैल्यूज पुट करते तो माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस a sin x प्लस b cos x। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबको दिख रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली किसके इक्वल आया 0 विच इज आवर RHS। तो ये जो फंक्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा था। अनुष्का पूछ रही है कि सर cos x sin x कहां से आ रहा है। अनुष्का वो ही तो हम चैप्टर में 9.4 से 9.6 में सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। अभी जो ये वाला जो शुरुआत है ना, यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालना कैसे ये नहीं सीख रहे, हम अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। इज दिस क्लियर? अभी बस इतना समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ओके तो कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को भी? अभी हम बस इतना समझ रहे हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब वो y का एक्सप्रेशन है जो अपने डिफरेंशियल dy by dx वाले एक्सप्रेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन के अंदर दो कैटेगरी आता है। याद कीजिएगा ट्रिगो, जब ट्रिगो पढ़ते थे अपन तो ट्रिगो में दो सॉल्यूशन होते थे, एक होता था जनरल सॉल्यूशन और एक होता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आता है एक जनरल सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो जनरल सॉल्यूशन में ये देखो, if the solution of the differential equation contains as many independent arbitrary constants as the order of the differential equation, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है जितना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो उस केस में उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल को एक बार देखो तो d2y by dx square plus y is equal to 0, इसका सॉल्यूशन क्या लिखा है मैंने अभी इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है y is equal to a cos x plus b sin x। तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं y की वैल्यू में? तो y की वैल्यू में आपको दिख रहा है दो कांस्टेंट्स, एक है a और एक है b। ठीक है, तो एस और आप इस देखिए आपने इस y के एक्सप्रेशन को जब ऊपर पुट किया था तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई किया था, मतलब ये सॉल्यूशन तो है ना, सॉल्यूशन तो है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो जनरल सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे जितना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे इस केस में आपके इक्वेशन का ऑर्डर था 2, है ना, y जो है दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऑर्डर था 2। और यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में दिया गया है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो यहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन contains as many independent arbitrary constants as the order of the differential equation, then it is called the general solution or the complete integral of the differential equation। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है जो पीछे वाला ही एग्जांपल था। The general solution of d2y by dx square plus y is equal to 0 is y is equal to a cos x plus b sin x because it contains two arbitrary constants a and b
which is equal to the order of the equation. अनुष्का पूछ रही है कि सर फिर क्वेश्चन में फाइनल सॉल्यूशन गिवन होगा? थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट कर लो, आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। आनंद कह रहा है कि सर d2y/dx² को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आनंद, जैसे y को 2 बार डिफरेंशिएट करके, सॉरी सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर दिया। आई थिंक मैं सेशन से बाहर निकल गया था तो किसी ने पॉज कर दिया था, करेक्ट। सिद्धांत का कहना है कि सर कांस्टेंट को a cos x प्लस b sin x प्लस c नहीं लिख सकते? लिख सकते हो आप सिद्धांत, उससे आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। आप खुद बताओ कि अगर किसी ने यहाँ पे y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c लिखा और वो एक बार ही डिफरेंशिएट करेगा। अच्छा, आप खुद सोचो, इस केस में अगर आप इसको लिखते हो, थोड़ा खुद से सोचो इस चीज को, अगर आप इसको लिखते हो सिद्धांत, आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा? इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना होगा, राइट। अब इक्वेशन सेटिस्फाई अगर करवाना होगा तो dy/dx, ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x, c तो कट गया। उसके बाद d2y/dx² अगर आप लिखोगे तो माइनस a cos x माइनस b sin x, ठीक है, आपका ये आया। अब जरा बताओ सिद्धांत कि अगर अपन इस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को इस इक्वेशन में पुट करें, कौन सा इक्वेशन? d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, तो क्या ये एक्चुअली में इक्वल टू 0 आएगा? क्या ये इक्वल टू 0 आएगा? नहीं आएगा। cos sin वाला टर्म तो कट जाएगा, लेकिन आपका c बच जाएगा, वहां पे बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपका कुछ c इज इक्वल टू 0 जैसा फॉर्म बन जाएगा, है कि नहीं? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा फिर। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आनंद राज पूछ रहा है कि सर d2y/dx² को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो आनंद, यहाँ पे इस अगर हम कंप्लीटली एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो यहाँ पे इस तरीके का इंटीग्रेशन हम करते ही नहीं, ठीक है। बाकी तो अगर आप ऐसे याद करो कि जैसे आप लोग मैकेनिक्स में करते थे कि आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सीलरेशन आता है। अब उसी का रिवर्स प्रोसेस क्या होता था? एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन को अगर इंटीग्रेट करते थे तो वेलोसिटी आती थी, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते थे तो डिस्प्लेसमेंट आता था, राइट। तो वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ या कंप्लीट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वहां पे आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है। मतलब 9.4, 9.5, 9.6 में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि इसी एग्जांपल में लिखा हुआ है बाय इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे ना पीछे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ट्वाइस। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं आप अगर 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस एक्सप्रेशन। कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई होंगी, बट हम ये इस पे ला सकते हैं। अच्छा, इस केस में तो वैसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा, राइट। इस केस में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ इंटीग्रेशन वो वाली चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमको कुछ assumptions के साथ शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अनुष्का कह रही है कि सर c इज इक्वल टू 0 आएगा, फिर इसका मतलब क्या है? c इज इक्वल टू आएगा, फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा अनुष्का कि वो गलत है।
मतलब अगर आपने सॉल्यूशन लिखा था y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c इज इक्वल c लिखा था, और वो अगर आपके इक्वेशन में पुट करने के बाद आपका इक्वेशन c इज इक्वल टू 0 बन रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। आपका इक्वेशन LHS और RHS क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो इससे हम ये कह पाएंगे कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अपना सॉल्यूशन क्या बनेगा इस केस में, अपना सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ओके, नेक्स्ट आनंद पूछ रहा है कि सर जेई में आता है? नहीं आनंद, एज सच हमें जेई में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो सॉल्व करने के लिए मिलते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन है, लेकिन वो उसको हम एक अलग मतलब जो क्वेश्चंस आए भी हुए तो उसके लिए हम अलग स्टडी नहीं करते, वो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो स्कोप अपने सिलेबस के बाहर ही निकल जाता है वो। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट डिस्कशन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होता था जितना आपका इक्वेशन का ऑर्डर होता है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन obtained by giving particular values to the arbitrary constants in the general solution is called a particular solution। ये कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन में जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ वैल्यूज दे देते हो, है ना, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दोगे, तो जो इक्वेशन निकल कर आएगा y का, उसको कहा जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर a और b की वैल्यू दोनों 1 होती, तो उस केस में y इज इक्वल टू cos x प्लस sin x जो लिखा हुआ रहता है ना, आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जगह पे कुछ वैल्यू डालकर। ओके, तो कोई डाउट है यहाँ पे? अगर यहाँ a और b के जैसे वैल्यू 1 रखी हुई है, वही a और b के जगह पे वैल्यू 1 और 2 होती, तो वो बन जाता आपका cos x प्लस 2 sin x। वो भी क्या हो जाता है, वो भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो अभी अपने को जो बेसिक चीज समझनी है, आनंद पूछ रहा है कि सर कुछ वैल्यू, क्या कुछ वैल्यू हो सकता है? कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हो सकता है आनंद, हो सकता है। पर जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आई थिंक आपको वो आइडिया थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा पॉइंट है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए सबको, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब लेट मी टेक यू टू द सेकंड एक्सरसाइज। मेरे को सेकंड एक्सरसाइज पे ले जाने दो ताकि ये चीज आप लोग समझ पाओ। ये देखिए, तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 9.2। अब एक्सरसाइज 9.2 में अपने को क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमको पता चले कि आखिर इससे सॉल्यूशन के ऊपर किस टाइप के पहले सवाल पूछे जाएंगे। सो इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10, एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में क्या करता है, वेरीफाई द गिवन फंक्शंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने को वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है क्या ये इन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए मैं एक जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये अपना सॉल्यूशन होगा और ये अपना इक्वेशन है। तो इक्वेशन दिया हुआ है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, और हमको y बोला हुआ है e टू द पावर x प्लस 1। तो अगर हम y के जगह पे पहले y डैश रखेंगे, आई विल गेट e टू द पावर x, एंड y इसको जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टिल आई विल गेट e टू द पावर x। अब हमारा इक्वेशन था जो डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड था y डबल डैश माइनस वाई डैश, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में जब हम y डबल डैश एंड y डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने ऊपर ही देखा है कि दोनों की वैल्यूज क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण कट के वो क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, और मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो 0 ही था। तो इससे मुझे ये देखने को मिला कि मेरा जो y का एक्सप्रेशन है उसको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस ये मेरे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये मेरे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब आपका यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आ सकता है कि सर ये जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है।
तो आप कैसे पहचानोगे? जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं दिखते, उनके कुछ वैल्यूज दिखते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि ये वाला पहला पार्ट क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना, हाउ आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको सिंपली उस इक्वेशन को पुट कर देना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ तो वो उसका जनरल, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये आप एक्सरसाइज 9.4 से 9.6 के अंदर सीखोगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। अभी मैं चाहता हूं कि आपको पहले पता चले सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपने जो सॉल्यूशन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट किया, और अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है क्या वो राइट हैंड साइड वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको उठाना है, एक्सप्रेशन में पुट करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशंस कैसे आया, आपका सवाल होगा कि सर ये 1 से लेकर 10 तक ये सॉल्यूशंस कैसे आया। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम एक्सरसाइज 9.4 से 9.6 के अंदर सीखेंगे। यहाँ पे हम बस वेरिफिकेशन पे बात अभी कर रहे हैं। आर्यन पूछ रहे हैं कि सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वेरिएबल का वैल्यू पुट करना पड़ेगा क्या? यस आर्यन, यहाँ पे कैसा होगा, मैं आपको एक छोटी से एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो अभी मैं आपको सिंपली ऐसे समझाता हूं कि dy बाई डी एक्स, हमने वहां पे कौन सा इक्वेशन देखा था, हमने देखा था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और हमने इसका सॉल्यूशन क्या देखा था, हमने इसका सॉल्यूशन देखा था y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। तो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप एक्सरसाइज 9.4 या 9.5 या 9.6 करोगे तो आप वहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे। क्या करोगे आप? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे। और जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे तो आप सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, और फिर टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, to get the particular solution, question will provide certain conditions, question will provide certain conditions involving values of x and y, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि पहले तो हम कभी भी सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो हमसे निकलेगा जनरल सॉल्यूशन। अब उस जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आप कैसे पहुंचोगे, बिकॉज कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो वो सिचुएशन जो है क्वेश्चन आपको बता देगा। तो ऐसा रहता है कि एक इक्वेशन दिया जाएगा, वो बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद नीचे लिखेगा if the value of x is equal to 0 when y is 0 and x is equal to 1 when y is 2, क्या दे देगा कंडीशन, if x is equal to 0 and then y is 0 and x is equal to 1 then y is 2, इस तरीके से कुछ कंडीशन दे देगा। तब आपसे वो पूछेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है y is equal to a sin x plus b cos x, यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो आपको क्वेश्चन जो है दो कंडीशन दे देगा। कंडीशंस क्या दे देगा, मैं आपको एक रैंडम कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूं। तो कंडीशन दे देगा ऐसा, x इज इक्वल टू पाई बाई 3,
तो y का वैल्यू है 1, और दूसरा दे देगा x इज इक्वल टू π/4, तो y का वैल्यू है 2। ओके, मैंने क्या दिया है, x इज इक्वल टू π/3 देन y इज 1, x इज इक्वल टू π/4 देन y इज 2। अब आप कैसे निकालोगे, फिर आपको इस x और y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वो जो ऊपर सॉल्यूशन दिख रहा है ना, उस सॉल्यूशन में पुट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1 रखोगे और x की जगह पे π/3 रखोगे, तो ये हो जाएगा a sin π/3 प्लस b cos π/3। दूसरा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a sin π/4 प्लस b cos π/4। क्या ये समझ पा रहे हो? अगर आप देखोगे तो जो अभी ब्लैक कलर से जो पार्ट लिखा हुआ है वो अब सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है ए और बी के टर्म्स में, नीचे भी लीनियर इक्वेशन है ए और बी के टर्म्स में। आप वहां से ए और बी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, आप वहां से ए और बी की वैल्यू निकालोगे। तो क्या 9.4 में ये चीज हम कर रहे होंगे, 9.2 में अभी ये चीज नहीं आएगा, 9.4 में आएगा। तो कैसा रहेगा सिचुएशन, आपको एक सवाल दिया जाएगा, जैसे इस केस में वो सवाल क्या होता, इस केस में सवाल होता कि सॉल्व d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0 एग्जाम्पल। तो आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आपको मिलेगा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो क्या निकला है, जनरल सॉल्यूशन। फिर मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आपसे सवाल जानना चाहता है तो सवाल आपको कंडीशंस देगा। जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दे दिया, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो सवाल हमको 2 कंडीशन देगा। और कंडीशन देने का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन देने का मतलब यहाँ पे x और y का वैल्यूज है कि जब x π/3 है तो y का वैल्यू 1 होगा, और जब x π/4 है तो y का वैल्यू 2 होगा। तो जब हमने इस कंडीशंस को यूज किया तो हमको ये 2 इक्वेशन मिल गए, हमको ये 2 इक्वेशन मिल गए। और अब आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं, निकल जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आफ्टर सॉल्विंग मान लो कि a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया 6, तो देयरफॉर आपका वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उस जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, a की जगह पे 5 रख दोगे, a की जगह पे 5 रख दोगे और b की जगह पे 6 रख दोगे, तो ये आपका उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अनुष्का पूछ रही कि सर जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो फिर ऊपर वाले इक्वेशन का कोई यूज नहीं होगा, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा ना अनुष्का, उसका यूज नहीं होगा। आपने जो जनरल सॉल्यूशन निकाला है ना, उस जनरल सॉल्यूशन में आपको उस x और y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये प्रोसेस क्लियर है? थोड़ा सा लंबा निकल गया बट आई थिंक द प्रोसेस इज क्लियर। ये पार्ट हम 9.4 में करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका ही चीज थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस हो गया। प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। जिनको अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है मन में, आई विल टेल यू कि अभी हमने इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर हमने पढ़ा जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर हमने पढ़ा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो वो चीज हम 9.4 से 9.6 के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या किया, मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला कि यहाँ पे d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या निकला है, ये निकला है सॉल्यूशन, ठीक है, ये निकला है सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हमको उतने ही कांस्टेंट दिख रहे हैं जितने मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो वो आपको कंडीशंस दे देगा। कंडीशंस देने का मतलब यहाँ पे वो आपको x और y की वैल्यू दे देगा। आपको उन x और y की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, तो आपको पुट करना है अपने जनरल सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन आपने निकाला, ना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो जब जनरल सॉल्यूशन में आप उन कंडीशंस को पुट करोगे, उस x और y की वैल्यू को पुट करोगे, तो वहां से आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर x का वैल्यू π/3 है तो y का वैल्यू 1 होगा, और जब x का वैल्यू π/4 है तो y का वैल्यू 2 होगा। उसको पुट करेंगे तो a और b के टर्म्स में एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करके हमको a और b पता चलेगा।
ए और बी पता चलने के बाद हम जनरल सॉल्यूशन में ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 5 sin x + 6 cos x। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को भी? अंजन, निधि, दिव्यांशु, रवि, निखिल, शिवम, आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलो तो अब एक बार मैं जल्दी से आपको एनसीईआरटी के ऊपर ले आता हूं। तो जैसे कि हम 9.2 में बात कर रहे थे कि पहला जो 10 क्वेश्चन है ये सिंपल वेरिफिकेशन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से चैट में बताओ। So I am getting the answer from अंजन, आनंद, दोनों आनंद से मिल गया। आर्यन गलत है, राघवेंद्र करेक्ट, आकाश करेक्ट, आध्या करेक्ट। द आंसर विल बी 4, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखेगा जितना उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे सवाल ने पहले ही बता दिया कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 4। तो अगर ऑर्डर 4 है और अगर आप उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते तो जनरल सॉल्यूशन में भी कितने कांस्टेंट्स होते? 4 सॉल्यूशंस होते, 4 कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा, दिख तो रहा ही होगा सबको। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है। जल्दी बताओ। निधि करेक्ट, आर्यन करेक्ट, आध्या करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, आनंद सही है, शिवम गलत है, शिवम एंड अंजन 1 नहीं होगा, राघवेंद्र 3 नहीं होगा। राघवेंद्र देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में अंतर देखो। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, नीचे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। लेकिन आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते कैसे हो? आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी ना निकालते हो जब आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करते हो। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 0। Is this clear everyone? The answer will be 0। ठीक है, चलो तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था। अब बढ़ते मेन पार्ट की तरफ। ये सब एक एक नंबर, दो दो नंबर से ज्यादा के नहीं आने वाले। अब जो हम आगे जो हिस्सा करेंगे 9.4 से, वो एक प्रॉपर 3 मार्क का या 4 मार्क का कंटेस्टेंट होगा। सो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम 9.4, 9.5, 9.6 यहाँ पे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको किस टाइप के इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना होगा? सिर्फ इसी टाइप्स के जिसमें ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। क्या कह रहा हूं? सिर्फ ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। हम खाली उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं, ना ही ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा, ना ही डिग्री 1 से ज्यादा होगा। और यहाँ पे हम 3 मेथड सीखेंगे टोटल। पहला मेथड होगा आपका वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन, ये आपका एक्सरसाइज 9.4 है। दूसरा है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE लिख रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 9.5 होगा। एंड छठा वाला आपका हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका एक्सरसाइज 9.6 होगा। तो अब ये ना तीनों जो मेथड है वो अलग अलग सिचुएशंस के लिए, ये तीनों मेथड जो है अलग अलग टाइप्स पे काम करेगा, अलग अलग टाइप्स पे काम करेगा। ओके, तो हमको ना पहचानना होगा सबसे पहले कि ये किस टाइप पे काम करेगा। तो पहले आपको टाइप पहचानना है और उसके बाद वो प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये वाली चीज अभी सबको याद रखनी होगी। आनंद पूछा है कि सर ऑर्डर 2 और डिग्री 2 के क्वेश्चंस होते हैं। आनंद, अगर आपको क्वेश्चन दे भी देगा ना तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन वेरीफाई करने के लिए देगा, आपसे सॉल्यूशन निकलवाएगा नहीं वो। ठीक है,
आपसे सॉल्यूशन निकलवाएगा नहीं, आपको बस वेरिफिकेशन के लिए देगा। तो आई होप ये आइडिया सबके दिमाग में क्लियर है कि क्या होने वाला है। अब हम 9.4 में पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या है, 9.5 आएगा, 9.6 आएगा। ये सब तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के, ठीक है, ये सब सॉल्यूशन निकालने के तरीके हैं। और इसमें हम लोग अलग अलग टाइप पे ही एप्लीकेबल होता है, और जब आप टाइप पहचान लेते हो तो प्रोसेस फॉलो करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से अब वेरिएबल सेपरेशन पे डिस्कशन करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो पहले ही पढ़ लो तो एक बार जल्दी से सर। कह रहा है suppose a differential equation is dy by dx is equal to f of x comma y such that the x terms and the y terms can be separated to different sides of the equation. Okay, so I hope everyone has studied this. ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिला जो कि जिसमें कि आप x वाले जो टर्म्स है और y वाले जो टर्म्स है आप उनको इक्वेशन के अलग अलग साइड में कर पा रहे हैं। क्या है, इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जो x वाले टर्म्स होंगे और जो y वाले टर्म्स होंगे आप उनको सेपरेट कर पा रहे हो इक्वेशन के अलग अलग साइड में। तो उस तरीके के टाइप्स में वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे dy by dx, राइट हैंड साइड में मान लो आपका एक x का फंक्शन था और एक y का फंक्शन था। एक x का फंक्शन था, एक y का फंक्शन था, लेकिन वो दोनों मल्टीप्लाइड थे। ये दोनों मल्टीप्लाइड होने से फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाइड होने से फायदा ये होगा कि आप दोनों को इक्वेशन के दो अलग अलग हिस्सों में ले जा सकोगे। जैसे यहाँ पे आप अगर चाहो तो आपने dx को राइट साइड भेजा, h वाला x वाला फंक्शन को वहीं रहने दिया, उसके साथ dx आ जाएगा, और यहाँ पे y वाला जो फंक्शन है उसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ भेज दिया, आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दिया डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले कैसे पहचानोगे, सबसे पहले आपका पहचानने का तरीका होगा कि आपका जो x वाला जो फंक्शन थे, एक्सप्रेशन थे, और जो y वाला एक्सप्रेशन थे, ये दोनों कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेंगे, ताकि आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के दूसरे साइड में भेज पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि पिछले वाले केस में जब आपने यहाँ पे क्या लिखा था, इस टाइप का अगर सिचुएशन बना जहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू h of x into k of y होगा, तो आपने वहां पे x को अलग किया, y को अलग कर दिया। कैसे अलग किया है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपने dy जो था वो न्यूमरेटर में था, dx जो था वो डिनोमिनेटर में था, है ना, dy by dx। तो आपने dx को भेजा राइट में, तो एक dy वाला एक्सप्रेशन रहेगा, टर्म रहेगा, एक dx वाला टर्म रहेगा, दोनों होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो अब जहां पे dy वाला टर्म होगा y का फंक्शन भी वही होना चाहिए, जहां पे dx वाला टर्म होगा x का फंक्शन भी वही होना चाहिए। ये आपका कहीं ना कहीं प्रोसेस होने वाला है। तो पहले आप पहचानोगे कि आपका x और y का फंक्शंस एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है, उसके बाद एक जगह न्यूमरेटर में dy रहेगा, dx को आप दूसरे जगह पे भेजोगे, तो dy और dx दोनों के दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए। अब जहां पे dx होगा आप x वाला जो एक्सप्रेशन है उसको वहां भेजिएगा, जहां पे dy होगा आप y वाले एक्सप्रेशन को वहां भेजिएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आप इसको करोगे इंटीग्रेट। क्या करोगे फिर आप करोगे इंटीग्रेट। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने स्मॉल के वाई को इंटीग्रेट किया तो आपको मिला कैपिटल के वाई, स्मॉल एच एक्स को इंटीग्रेट किया तो आपको मिला कैपिटल एच एक्स, और उसके साथ हमने ऐड कर दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो एक छोटे से एग्जांपल से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर नहीं समझ में आया प्रोसेस, एकदम घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है dy by dx इज इक्वल टू x by y। मुझे ना इसको सॉल्व करना था, क्या करना था, मुझे सॉल्व करना था। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो x और y है ये अलग अलग किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy को रहने दिया उधर ही न्यूमरेटर में, जो dx दिख रहा है dx को भेजा मैंने राइट साइड में, तो dx को भेजा मैंने राइट साइड में। अब ये जो x by y था उसमें से x को मैंने यहीं पे रहने दिया और मैंने y को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई।
फिर हमको क्या करना है, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद फिर आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन y dx, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x dx। तो y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा y²/2। x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा x²/2, और उसमें हम ऐड करेंगे एक कांस्टेंट। राघवेंद्र, यस राघवेंद्र। सर प्लस ही दोनों तरफ होगा ना? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इनडेफिनेट में कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में भी आप एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आप ऐसे एज्यूम करो कि आपने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक साइड से दूसरे साइड में भेज दिया, तो इट्स लाइक C1 - C2 हो गया। अब C1 - C2 भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखते हैं। अगर आप दोनों जगह लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में जो अगर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को फॉलो करें तो वो क्या अज्यूम करता है, वो अज्यूम करता है कि फिर दोनों साइड का जो कांस्टेंट है उससे एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको उसने सी लिख दिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे y dy होगा, हाँ y dy होगा। आनंद ने पूछा है कि सर dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई में वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता आनंद, वहां पे वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो सकता। वो एग्जांपल जो आपने बोला है ये मैसेज में सबके उसमें डाल देता हूं, कॉपी न्यू। ये देखो, ये सबको एक बार देखिए, अच्छा सा सवाल पूछा है आनंद ने कि इसमें dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई दिया हुआ है, तो क्या आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हो? द आंसर इज दिस इज नॉट फिट फॉर वेरिएबल सेपरेशन। क्यों फिट नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी तरीके से x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, बिकॉज RHS cannot be expressed as h of x into f of y के फॉर्म में, आप इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो इसीलिए। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? एक दो और एग्जांपल देखते हैं। पहले ये बताओ, क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया? क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन को एक बार सबको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, हरी अप, जल्दी से एक बार आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आनंद, कहीं ना कहीं आप ये फंडा रखो कि आप जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई आपने किया ना, तो आप के एक साइड में dy/dx था सिर्फ, और दूसरे साइड में x और y मल्टीपल में था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, dy/dx को एक साइड अलग से निकाल लोगे, और उसके बाद दूसरे साइड में सब कुछ मल्टीप्लाइड में होना चाहिए, x का एक्सप्रेशन और y का एक्सप्रेशन। शिवम कह रहे हैं कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू y बोल सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो नहीं बोल सकते। अगर आपका कोई कंडीशन दे दिया, मान लो शिवम कि जो c है वो 0 है, तब उस केस में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में बोला जा सकता है, बट ऐसे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि c पे डिपेंड करेगा ना आंसर, इसीलिए। चलो स्टूडेंट, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है जहां पे आप x को कहां पे, dx वाले टर्म को पहले सेंड करोगे राइट हैंड साइड में, तो dx वाले टर्म को सेंड करोगे राइट हैंड साइड में, और फिर आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि x वाला जो एक्सप्रेशन है वो dx के साथ रहेगा, और y वाला जो एक्सप्रेशन है वो dy के साथ रहेगा। तो अब यहाँ पे y वाला एक्सप्रेशन है 2 - y, तो हम 2 - y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 - y को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेट करके जो भी आ जाए, जैसे यहाँ पे 2y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और उसके बाद ऐड करोगे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, यस। अब हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करोगे तो सबके अलग अलग आंसर्स आएंगे, हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करोगे तो सबके आंसर्स थोड़े से अलग अलग आएंगे। बट मेन पॉइंट जो मैं प्रोसेस समझाना चाहता हूँ वो ये कि आपको कोई भी इक्वेशन देगा, आप उसमें से पहले dy बाई, देखो इस क्वेश्चन में dy बाई dx ऑलरेडी अकेला है, इक्वेशन के एक साइड में है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे dy बाई dx सिर्फ अकेला ना हो, तो आपका पहला टारगेट होगा dy बाई dx को अकेला लेकर आना है एक साइड में, और दूसरे साइड में आपके x और y के एक्सप्रेशन जो होंगे वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड होंगे। दूसरा केस क्या होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई, एक साइड में dy बाई dx अकेला होना चाहिए और दूसरे साइड में x और y के एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड होने चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर पाओगे, उस केस में आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे जहां पे आप dx को न्यूमरेटर में भेजोगे, dy एक जगह न्यूमरेटर पे रहेगा, अब dy के साथ y वाला एक्सप्रेशन और dx के साथ x वाला एक्सप्रेशन, और उसके बाद आप करोगे इंटीग्रेट। ये है प्रोसेस जो अपने को दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, यही प्रोसेस अपने को दिमाग में क्लियर रखना है। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? तो मैं जल्दी से पहुंचता हूँ अब एनसीईआरटी में और चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज 9.4 की तरफ। थोड़ा टाइम कम है, अभी लीव मत करना, ठीक है? लास्ट 5 मिनट्स विल बी इंपॉर्टेंट। मान लो मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग इंटीग्रेट से पहले वाले स्टेप पे आओ तो सबको एक बार ट्राई कीजिए, इंटीग्रेशन से जस्ट पहले वाले स्टेप पे आओ। या 5 छोड़ो 4 करो, सबको ही 4 करो, 5 मत करो। प्लीज डू एवरीवन 4 5, जो भी अगर लिखे हो क्वेश्चन थोड़ा सा जगह छोड़ दो, क्लास के बाद कर लेना, 4 कीजिए। 4 इज अ बेटर क्वेश्चन नाउ। इंटीग्रेशन से पहले वाला स्टेप मतलब आप वेरिएबल सेपरेट कर दो। कर दिया? आनंद ने तो आंसर भी दे दिया, बढ़िया। ओके, सो जिन लोगों को डाउट हो रहा है या वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखिए अपना पहला टारगेट क्या होना चाहिए था। अपना टारगेट होना चाहिए था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप dy बाई dx निकालिए। अब dy बाई dx में देख पा रहे हो कि यहाँ पे dx वाला टर्म और dy वाला टर्म दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप वहां पे इन दोनों को पहले इक्वेशन के अलग अलग साइड में भेज दो, इक्वेशन के अलग अलग साइड में भेज दो। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan y dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर y tan x dy। यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, अब आप अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें तो छोटे से ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि यहाँ पे dx वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, और यहाँ पे ये dy वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है। तो dx तो न्यूमरेटर में आ गया एक जगह पे, dy भी एक जगह न्यूमरेटर में आ गया। तो अब dx और dy अगर अपने पोजीशन पे है तो हमको क्या करना है, हमको dx के साथ खाली x वाले टर्म रखने हैं और dy के साथ हमको खाली y वाले टर्म रखने हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ जाएगा स्टूडेंट्स, उसके लिए अब हमको करना पड़ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो tan y दिख रहा है ना, आप उस tan y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और राइट हैंड साइड में जो tan x दिख रहा है इस tan x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो tan x को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास था sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय वो tan x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण, और राइट हैंड साइड में क्या होगा,
राइट हैंड साइड में हमारे पास सेक स्क्वायर वाई है और dy है, तो सेक स्क्वायर वाई dy, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा tan, सॉरी सेक स्क्वायर वाई dy, और उसके नीचे आ जाएगा tan y। तो यही वाला स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप पे आ गए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नॉर्मल इंटीग्रेशन, जो कि आप सीख चुके हो। ठीक है, तो प्लीज फॉलो द प्रोसेस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या किया हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों टर्म्स यहाँ पे एडेड थे, और हमको दोनों को इक्वेशन के दो अलग अलग साइड में चाहिए होते हैं। dx एक साइड में चाहिए होता है, dy दूसरे साइड में चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने dy वाले टर्म को राइट साइड में भेजा। अब जब dy वाले टर्म को मैंने राइट साइड में भेजा, तो अब वहां पे हमको ये देखने को मिला कि dx वाले टर्म के साथ एक sec स्क्वायर x है और एक tan y है। sec स्क्वायर x का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन tan y वहां पे नहीं चलेगा। सिमिलरली हमने राइट साइड में ऑब्जर्व किया, तो dy वाले टर्म के साथ एक sec स्क्वायर y है और एक tan x है। sec स्क्वायर y से कोई दिक्कत नहीं है dy के साथ है तो, लेकिन tan x से दिक्कत है। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में tan x और tan y को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। तो अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप रहेगा जहां पे आप इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, अब यहां से इंटीग्रेशन जो हम चैप्टर 7 में सीखे उसी का कंप्लीट यूज होगा। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड के केस में। ठीक है, तो आई एम गेटिंग बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे को, राघवेंद्र, आर्यन, आनंद, इन सबके आंसर्स आए। चलो, तो गाइस दिस विल बी इट। 11:45 हो गया, टाइम हो चुका है, सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। नाउ आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिकॉज हमारी क्लास कल ही है, तो आपके लिए अभी छोटा सा होमवर्क यही है कि आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना। इस एक्सरसाइज में आपके पास 23 क्वेश्चंस है। कल हम पहले इन 23 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग अगला सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क इज एक्सरसाइज 9.4। होमवर्क एक्सरसाइज 9.4, और अपनी कॉपी लेके बैठना। अगर आपको डाउट आ रहे तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने आखिर क्या स्टेप्स फॉलो किए, ताकि एक आइडिया लग जाए। 9.4 के साथ साथ 9.2 को भी कर लीजिएगा। 9.2 में तो वैसा आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, पर ठीक है, 9.2 एंड 9.4 थोड़ा सा एग्रेसिव होकर आप आज के दिन में थोड़ा मैथ्स को टाइम दो। आज 2 एक्सरसाइजेज है, आगे के क्लासेस में एक एक्सरसाइजेज होगा मैक्सिमम। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, एंडिंग द सेशन हियर।